एवरीवन। नहीं कह रहा था क्योंकि उसे पता था कि उसके कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो अगर चीखेगा, चिल्लाएगा, वांग जी से बैक करेगा तो भी वांग जी नहीं रुकेगा, क्योंकि वो ये सब उसने पहले ही करके देख चुका है। हर बार वो चीखता, चिल्लाता, वांग जी के सामने हाथ जोड़ता, उससे मिन्नतें करता कि वो उसे छोड़ दे। उससे अब और नहीं हो रहा, पर वांग जी उसे नहीं छोड़ता था। और कुछ दिनों के बाद तो विंग ने भी कहना छोड़ दिया था, क्योंकि उसे पता था वो कुछ भी कहेगा उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। इसलिए उसने बस चुप रहकर सारी चीज़ों को सहना स्टार्ट कर दिया। वांग जी जो कि विंग के पूरे बॉडी को खरोच रहा था, उस पर अपने निशान बना रहा था, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा रफली इंटीमेट हो रहा था। वांग जी जो कि विंग के नेक को सक कर रहा था, वहाँ बाइट कर रहा था, उसके चेस्ट पर वो बाइट मार्क्स बना रहा था। वो अब अपना सर उठाकर विंग की तरफ देखता है, जिसने अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थी। उसके आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे और उसने अपने लिप्स को बहुत ही टाइटली बंद किया हुआ था। वो एक भी आवाज़ नहीं निकाल रहा था, पर उसके चेहरे पर पेन साफ साफ नज़र आ रहा था। वांग जी अब एक पल के लिए रुककर बस विंग को देखने लगता है। विंग जो कि वांग जी का ये टॉर्चर काफ़ी देर से सह रहा था, अचानक से जब उसे महसूस होता है कि वांग जी रुक चुका है, वो अपनी आंखें खोलकर वांग जी की तरफ देखता है। वो जैसे अपनी आंखें खोलकर वांग जी की तरफ देखता है, उसके आंखों से आंसू लगातार बस बहे जा रहे थे। वांग जी जो कि विंग को देखकर 2 पल के लिए बस ठहर गया था। विंग का वो चेहरा जिस पर साफ साफ पेन नज़र आ रहा था, और वो आंखें जो कि पता नहीं वांग जी से क्या कह रही थी। वो आंखें वांग जी को ही देख रही थी, उनमें से आंसू निकल रहे थे, और विंग के होंठ जो कि थरथरा रहे थे। विंग जो कि वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी जो कि विंग को देखता है। विंग जो कि वांग जी को देखकर फिर से अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपने सर को झुका लेता है। वांग जी ये देखता है, पता नहीं उसको क्या होता है। वो सीधा विंग के ऊपर से उठ जाता है। वो खुद को विंग से अलग करता है और विंग के ऊपर से हट जाता है। विंग ये देखकर शॉक हो गया था। विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो कि विंग की तरफ नहीं देख रहा था। विंग जो कि वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी अब बिना विंग को देखे हुए कहता है, जाओ यहाँ से। विंग जो कि ये सुनकर शॉक था, वो बस वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी कहता है, जाओ यहाँ से, अगर
चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ और कुछ बुरा ना करूं या मेरा गुस्सा और बढ़ जाए, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर वांग जी विंग पर चीखता है। वो अभी भी विंग को नहीं देख रहा था, पर विंग जो कि डर चुका था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो अब जल्दी से बेड पर से उठने की कोशिश करता है। उसे बहुत पेन हो रहा था। वो बेड पर से उठने की कोशिश करता है, पर वो बेड के नीचे गिर जाता है, क्योंकि वांग जी ने जो उसके साथ किया उससे उसके सर में बहुत ज़्यादा पेन था। उसके लेग्स ढंग काम ही नहीं कर रहे थे, इसी वजह से वो गिर चुका था। विंग के गिरने की आवाज़ से वांग जी विंग को देखता है। वो विंग को देखता है, पर विंग के पास जाता नहीं। विंग जैसे तैसे उठता है और अपने कपड़ों के पास जाता है। उसके कपड़े पूरी तरीके से फटे हुए थे। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वांग जी जो कि विंग को देखता है कहता है, तुम अभी तक यहीं हो, मैंने कहा ना यहाँ से जाओ। वह विंग जो कि एक बार फिर से कांप उठता है। विंग अब अपने वही कपड़ों को अपने बदन पर लपेट लेता है और जैसे तैसे लड़खड़ाते कदमों से वांग जी के रूम से बाहर निकल जाता है। विंग के रूम के बाहर जाते ही वांग जी टेबल पर रखी सारी चीज़ों को गुस्से में फेंक देता है और चिल्लाता है, आ! विंग जो कि वांग जी के रूम से बाहर निकलता है और थोड़ी देर बाद ही वांग जी के रूम से इतनी ज़्यादा चीज़ों की टूटने की आवाज़ आती है कि विंग फिर से डर जाता है और जल्दी जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। वो तो विंग शुक्र मना रहा था कि अभी रात का समय था और कोई भी यहाँ नहीं था, जिससे कोई भी विंग को इस हालत में नहीं देख पाएगा। विंग की हालत बहुत ख़राब थी। अभी भी उसके बॉडी में पेन थे, उसके लेग्स काम ही नहीं कर रहे थे। उसके पूरे बॉडी पर जगह जगह पर जख्म थे, कुछ पुराने कुछ नए। विंग जैसे तैसे नीचे उतर रहा था। कई बार वो गिरने वाला था, पर उसने खुद को संभाल लिया था। जैसे तैसे वो गिरते पड़ते लड़खड़ाते कदमों के साथ अपने रूम में पहुंच। आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए, मैं उस इंसान को नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर वांग जी बस अपनी मॉम को देखने लगता है। अब यहाँ से हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जियांग हाउस में, जहाँ पर जियांग फैमियांग अपने रूम में बैठे हुए थे। उन्हें काफ़ी समय पहले होश आ चुका था और वो डिस्चार्ज भी हो चुके थे, लेकिन उन्हें विंग के बारे में पता नहीं था। उन्हें इतना पता था कि विंग को वांग जी ले गया था। उसके बाद का उन्हें नहीं पता, क्योंकि वो बेहोश हो चुके थे। उन्होंने पहले अपनी फैमिली से पूछा, लेकिन किसी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। कुछ दिन के बाद जब उन्हें पता चला कि विंग अभी भी उसके पास है और उन्हें विंग की कोई भी खबर नहीं है, वो बहुत टेंस्ड हो गए, बहुत ही ज़्यादा टेंस हो गए। उन्हें विंग की बहुत फिक्र होने लग गई। वो भी जियान चेंकी के साथ विंग को पागलों की तरह ढूंढने लगे, लेकिन अभी भी विंग का कोई पता नहीं चल रहा था। जियान फैमियांग तब से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे।
मैडम यू जो कि जियान फेमियांग के पास आती है और कहती है फेमियांग। जियान फेमियांग मैडम यू की तरफ देखते हैं और कहते हैं यू। मैडम यू जो कि जियान फेमियांग के पास बैठ जाती हैं और कहती है मुझे पता है तुम्हें भी इनकी फ़िक्र हो रही है, मुझे भी हो रही है, और फेमियांग हम कोशिश कर रहे हैं तो तुम प्लीज़ अपने आप को पीर मत दो। तुम ढंग से कुछ खा पी भी नहीं रहे हो, बस पागलों की तरह विंग को ढूंढ रहे हो। अगर तुम खाओगे पियोगे भी नहीं तो तुम्हें ताकत कहाँ से आएगी विंग को ढूंढने की? हमें विंग को ढूंढना है। फेमियांग कहते हैं मुझे पता है, पर मैं क्या करूँ, मुझसे कुछ खाया पिया ही नहीं जा रहा। पता नहीं वहाँ विंग कैसा होगा, उसे कुछ खाने को मिल रहा होगा कि नहीं। मैडम यू जो कि ये सुनकर अपना सर झुका लेती है और कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा फेमियांग, पता नहीं विंग वहाँ कैसे होगा। फेमियांग कहते हैं तुम्हें पता है ना, मैंने अपने भाई से वादा किया था कि मैं उसका ख्याल रखूँगा। उसने विंग की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी और देखो मैंने क्या किया। मैं उसका अच्छे से ख्याल तक नहीं रख पाया, ना ही उससे बचा कर रख पाया। मैडम कहती है मैं जानती हूँ, तुमने नहीं बल्कि मैंने भी विंग की मदर से प्रॉमिस किया था कि मैं उसे बिल्कुल अपने बच्चे जैसा पालूंगी। उस हर चीज़ वो करूँगी जो मैं अपने बच्चे के लिए करती हूँ। पर देखो ना, मैं विंग को नहीं रोक बचा पाई। मैंने भी अपनी दोस्त से किया हुआ वादा नहीं निभा पाई। पर मैं हमने अपनी पूरी कोशिश की थी ना। पता नहीं उस वांगजी को कैसे पता चल गया कि हम कहाँ पर है। तभी मैं कहते हैं ये तो मैं भी सोच रहा हूँ, आखिर उसे कैसे पता चला। इस बारे में तो किसी को नहीं पता था, किसी को भी नहीं। यहाँ तो हमने विंग को छुपा कर रखा था। हम खुद यहाँ पर ज़्यादा नहीं आते थे, कभी कभी विंग से मिलने आते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यहाँ पर विंग है। लेकिन उसे कैसे पता चल गया, कैसे? मैडम यू कहती है पता नहीं कैसे। फ्रेंड्स मैं अब यहाँ से आपको कुछ चीज़ें समझा देती हूँ। दरअसल जब वो हादसा हुआ था तब विंग जियान फेमियांग और मैडम यू के साथ रहने आ गया था। विंग के फादर ने उन्हें सब कुछ बता दिया था और उनसे कहा था कि वो विंग को वांगजी या उसके अंकल के हाथ ना पड़ने दे। मैडम यू और जियान फेमियांग ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने विंग को एक जगह छुपा कर रखा। वो खुद भी वहाँ नहीं जाते थे इस चलते, ताकि किसी को विंग के बारे में पता ना चले। लेकिन एक रोज़ जब वो विंग से मिलने आए उसके अगले दिन ही ये सब हो गया। और अब आगे मैडम यू कहती है फेमियांग चिंता मत करो, हमें विंग मिल जाएगा। जियान फेमियांग कहते हैं इसी उम्मीद पे तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं विंग कैसा होगा। तभी वहाँ पर जानचिंग आता है और कहता है डैड। तभी जानचिंग कहते हैं जियान फेमियांग कहते हैं जानचिंग क्या विंग का कुछ पता चला? जानचिंग जो कि अपने सर को झुका लेता है और कहता है नहीं डैड, नहीं, अभी भी उसका पता नहीं चल पाया। पता नहीं वो वांगजी उसे कहाँ लेकर गया है। जियान फेमियांग जो कि और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। फेमियांग कहते हैं मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता, जानचिंग मेरे साथ चलो। जानचिंग कहते हैं जी डैड। जियान फेमियांग जो कि जानचिंग के साथ वहाँ से जाने लगते हैं। मैडम ये कहती है फेमियांग पर तू जा कहाँ रहे हो? जियान फेमियांग कहते हैं वहाँ जहाँ मुझे उम्मीद है कि विंग
तब वो दोनों भी खुश थे। मैडम यू सबसे ज़्यादा खुश थी क्योंकि अब उनकी बचपन की दोस्त उनके साथ रहेगी। बचपन से लेकर अब तक वो दोनों साथ थे और अब आगे भी वो साथ रहेंगे, ये सोच सोच कर ही मैडम यू बहुत ज़्यादा खुश थी। उस समय वो प्रेग्नेंट थी जब विंग के फादर और विंग की मॉम की मैरिज हुई थी। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। विंग के मॉम की मैरिज के बाद वो दोनों कुछ महीने के लिए तो साथ थे जब तक मैडम यू की डिलीवरी नहीं हो गई थी। मैडम यू की डिलीवरी के बाद उन्हें याली हुई थी। सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उनके कुछ समय बाद ही विंग की मॉम अपने हस्बैंड के साथ अब्रॉड शिफ्ट हो गई थी। मैडम यू उस समय थोड़ी दुखी तो हो गई थी कि उनकी दोस्त चली गई, पर वो खुश थी कि उनकी दोस्त उन्हीं की फैमिली में है, वो कभी भी मिल सकती है। ऐसे ही उन्हें कुछ साल बीत गए। इन कुछ सालों में मैडम यू के 2 बच्चे हो चुके थे और अब विंग की मॉम भी प्रेग्नेंट थी, पर उनकी हालत बहुत ख़राब थी। वो कुछ ठीक सी नहीं लग रही थी। जैसे जैसे उनका डिलीवरी का वक्त आ रहा था वैसे वैसे और कमज़ोर होती जा रही थी और उनकी हालत बिगड़ने लग गई थी। मैडम यू तुरंत ही चाइना से विंग की मॉम के पास आ जाती है। वो विंग के मॉम की केयर करती है जब तक उनकी डिलीवरी का समय नहीं आ जाता। जब मैडम विंग की मॉम को लिवर पेन हुआ था तब मैडम यू भी उनके साथ थी। वो जल्दी से विंग की मॉम को हॉस्पिटल लेके गई थी। विंग के फादर भी तब तक वहाँ आ चुके थे। वहाँ उन्हें पता चला कि विंग की मॉम की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि बेबी और माँ में से एक ही बच सकता है। मैडम यू ये सुनकर बहुत दुखी थी। उनकी आंखों में से आंसू निकल ही रहे थे, बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और विंग के फादर भी बहुत दुखी हो गए थे क्योंकि वो अपने बीवी और बच्चे दोनों से प्यार करते हैं और वो दोनों में से किसी को नहीं खो सकते। लेकिन अभी उनके लिए सबसे ज़रूरी उनकी वाइफ है, क्योंकि बेबी तो शायद उन्हें दोबारा भी हो जाए, पर शायद उनकी वाइफ को अगर वो खो देंगे तो फिर वो क्या करेंगे। इसलिए उन्होंने भारी मन से कहा था कि वो उनकी वाइफ को बचाए, लेकिन विंग की मॉम बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो अपने बेबी को चाहती थी। उन्होंने डॉक्टर से जिद की थी कि वो उनके बच्चे को ही बचाए। डॉक्टर जो कि कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन विंग के फादर ने साफ साफ कह दिया था कि उन्हें उनकी वाइफ को ही बचाना है। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, पर विंग की मॉम की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि वो डॉक्टर के पास और कोई चारा ही नहीं बचा। उन्हें विंग को ही बचाना पड़ा। उन्होंने अच्छे से विंग की डिलीवरी की, लेकिन विंग की मॉम की हालत बहुत ख़राब हो गई। अब उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं था। उनके कुछ ही वक्त के समय में मैडम यू उनके पास आई थी। मैडम यू जो कि बहुत रो रही थी क्योंकि उन्हें पता था जिस दोस्त के साथ उन्होंने ज़िंदगी भर रहने का सपना देखा वो अब कुछ ही देर में उन्हें छोड़कर जाने वाली है। उस समय मैडम यू बहुत दुखी थी, पर विंग की मॉम मैडम यू से विंग का ख्याल रखने को कहती है और कहती है कि वो उससे प्रॉमिस करे कि वो विंग का ख्याल रखेगी, वैसे ही जैसे वो अपने बच्चों का रखती है। मैडम यू ने प्रॉमिस किया था कि वो विंग का ख्याल रखेगी और उसके कुछ ही समय बाद वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। सब बहुत ही दुखी थे, पर उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाल लिया था। मैडम यू विंग की केयर करने लगती है तब तक विंग सही से बड़ा नहीं हो जाता। वो कम से कम 5 साल विंग के साथ ही रहती है ताकि वो विंग की अच्छे से केयर कर पाए, क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा छोटा था। इसके चक्कर में वो अपने बच्चों से भी दूर थी और 5 साल के बाद उन्हें चाइना वापस जाना पड़ा क्योंकि यानली की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसलिए वो वापस गई और विंग यहीं पर था। उन्हीं दिनों उसका किंडरगार्टन में एडमिशन हो गया था। मैडम यू उसके लगभग कुछ सालों तक तो वापस नहीं आ पाई क्योंकि वो उस समय अपने बच्चों की देखभाल कर रही थी। लेकिन हाँ, वो हमेशा ही विंग से फ़ोन पर बात किया करती, उसके बारे में पूछा करती। विंग भी उन्हें सब कुछ बताता रहता। ऐसे ही विंग के स्कूल जाने का टाइम भी आ गया था। विंग के फादर उसे स्कूल छोड़ने आए थे। विंग बहुत ज़्यादा सैड था, लेकिन तभी भी उसने अपने फादर से कुछ नहीं कहा। वो अंदर गया और उस दिन उसकी मुलाकात वांग जी से हुई थी और उस समय वो दोनों दोस्त बने थे क्योंकि वो दोनों क्लासमेट थे और वो एक ही बेंच पर बैठ
ओके बाय, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।